नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो चुका है दंगल का। और दंगल आज ऐसे पड़ाव पर है कि कल सुबह 6 बजे से हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं विशेष कवरेज। इसी विशेष तैयारी के साथ जो हमने की है बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के लिए, क्योंकि राजनीतिक दंगल जो लगातार बिहार में चल रहा था, कल जनता उसका फैसला दे देगी। कल आएगा नतीजा, जीतेंगे चाचा या फिर जीत जाएगा भतीजा। जी हां, नीतीश कुमार को चाचा बुलाते हैं तेजस्वी यादव। आज तेजस्वी यादव का जन्मदिन मन रहा था। पूरे जोश खरोश के साथ आरजेडी के कार्यकर्ता अपने नेता को जन्मदिन की बधाई दे रहे थे और परिवार ने भी जन्मदिन ऐसे ही मनाया जैसे तेजस्वी यादव बस मुख्यमंत्री बन ही गए। जाहिर सी बात है, जब एग्जिट पोल एक के बाद एक तेजस्वी यादव को जीत की तस्वीर दिखा रहे हैं तो जोश बढ़ना लाजमी है। आज हम आपको बताएंगे एग्जिट पोल के नजरिए से वो कौन कौन से एक्स फैक्टर हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि तेजस्वी यादव के खाते में बिहार का चुनाव जा सकता है। आखिर वो क्या वजह रही जिनकी वजह से एग्जिट पोल लगातार एक के बाद एक यही इशारा दे रहे हैं कि नीतीश कुमार जाने वाले हैं और तेजस्वी यादव आने वाले हैं। बताएंगे आपको कौन कौन से मेहमान आज हमारे साथ इस खास कवरेज का हिस्सा हैं। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं और दिखाते हैं आपको किस अंदाज में तेजस्वी यादव ने आज अपना जन्मदिन मनाया। नतीजों का इंतजार है, लेकिन तेजस्वी का पोस्टर तैयार है। आरजेडी दफ्तर सज गया है। महागठबंधन के खेमे में खुशियों की बहार आ गई है। काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। तेजस्वी कैंप भारी उत्साह में है। एग्जिट पोल के अनुमानों ने बर्थडे बॉय तेजस्वी यादव को जश्न का डबल मौका दे दिया है। हम इस वक्त पटना के आरजेडी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और बिल्कुल नई तरोताजा आरजेडी दिखाई दे रही है। ये आरजेडी का दफ्तर है और आज तेजस्वी यादव का जन्मदिन है, लेकिन तेजस्वी यादव के जन्मदिन का कोई पोस्टर आपको आरजेडी दफ्तर के बाहर नहीं दिख रहा। सिर्फ और सिर्फ एक पोस्टर आरजेडी ऑफिस के सामने है। तेजस्वी अपने उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दे चुके हैं कि जोश में होश न खो दें। नतीजों पर आरजेडी उम्मीदवार सादगी का परिचय दें। उम्मीदवार जीत के जश्न में जलसा नहीं निकालें। जीत का जश्न कार्यकर्ता नहीं जनता मनाएगी। सर्टिफिकेट लेने के बाद ही पटना रुख करे प्रत्याशी। तेजस्वी ने अपने संदेश को कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने के लिए 4 नेताओं की टीम बनाई है, जिनमें वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह के साथ साथ श्याम रजक, सुनील सिंह और संजय यादव शामिल हैं। आज बिहार की जनता जीत रही है और जीत इसलिए हासिल कर रही है अपनी समस्याओं के हल के लिए। तो हमें तो समस्याओं का हल निकालना है। हम अपने को जीता हुआ मान नहीं सकते। हम जीता हुआ तब मानेंगे जितनी बातें हमने कही है हम 5 साल के भीतर पूरा कर लें। बिहार विधानसभा के नतीजे तो कल आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल ने साफ कर दिया है कि बिहार में बदलाव की बयार है। सिर्फ एक एग्जिट पोल छोड़कर सभी ने बिहार की कुर्सी पर लालू यादव के छोटे बेटे को बैठाया है। सबसे भरोसेमंद एक्सिस माई इंडिया और इंडिया टुडे ग्रुप के एग्जिट पोल के मुताबिक नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सिर्फ 69 से 91 सीटों पर सिमटती दिख रही है। वहीं तेजस्वी की अगुवाई वाला महागठबंधन कमाल करता दिख रहा है। महागठबंधन को 139 से 161 सीटें मिलने के आसार हैं। चिराग पासवान की एलजेपी बुरी तरह से पिटती दिख रही है। उसके खाते में महज 3 से 5 सीटें आती दिख रही हैं। ओवैसी, पप्पू यादव और बीएसपी के गठबंधन को 3 से 5 सीटें ही मिल जाएं, वही काफी है। अन्य के अकाउंट में 3 से 5 सीटें आती दिख रही हैं। सामने राजभवन है, वहाँ शपथ लेते हैं और सीएम हाउस, ये देखिए सन्नाटा पसरा हुआ है पूरी तरह से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक अणे मार्ग के अंदर हैं और आज की जो उनकी दिनचर्या है वो लगातार अपने दोस्तों से मिल रहे हैं। एग्जिट पोल के रुझान अगर नतीजे में तब्दील होते हैं तो तेजस्वी देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री होंगे। सिर्फ 31 साल के लालू के लाल का ये बड़ा धमाल होगा। बस कल का इंतजार कीजिए। पटना से सुजीत झा, कुमार अभिषेक और रोहित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपको बता देते हैं कि आज हमारे साथ कौन कौन से मेहमान इस विशेष कवरेज का हिस्सा बन रहे हैं। हमारे साथ आशुतोष आ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, सत्यहिंदी.com चलाते हैं और आम आदमी पार्टी से खुद भी चुनाव लड़ चुके हैं। स्वागत है आशुतोष आपका स्टूडियो में। हमारे साथ संगीत रागी आ चुके हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, राजनीति शास्त्र, और
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका भी स्वागत है। डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ इस समय आ चुके हैं, वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ नवल किशोर इस समय आ चुके हैं, और आपको बता दें हमारे साथ होंगे अभय दुबे, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, और श्याम रजक हमारे साथ आ गए हैं, वो आरजेडी का पक्ष रखेंगे, और शंभुनाथ जी हमारे साथ आ गए हैं, वो जेडीयू का पक्ष रखेंगे। सबसे पहले डॉक्टर संबित पात्रा, तेजस्वी यादव को हैप्पी बर्थडे कर दिया कि नहीं आपने आज? अभी कर देते हैं। देखिए, आपके चैनल में करोड़ों लोग देख रहे होंगे। मैं कहता हूं तेजस्वी जी, आपको बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं, और आप दीर्घायु हों और सदैव स्वस्थ रहें। ये तो एक परंपरा है। जन्मदिन चाहे आपके पार्टी के किसी नेता का हो, या जन्मदिन चाहे किसी विपक्ष के नेता का हो, विश तो करना चाहिए। बिल्कुल आपने कहा, मैंने विश कर दिया है। ठीक है, मैंने राजनीतिक सवाल पूछा नहीं, आपने राजनीतिक जवाब दिया नहीं, बहुत अच्छा। राजनीति की बात अब करेंगे, क्योंकि पहले इन एग्जिट पोल्स के अनुमान के आधार पर हम कुछ आंकड़े सामने रखना चाहते हैं। बिहार चुनाव में एक्स फैक्टर क्या हुआ हो सकता है अगर यही नतीजे एग्जिट पोल के कल फाइनल नतीजों में बदल जाते हैं। सबसे पहली बात यह कि क्या जो एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी लहर इन अनुमानों में दिख रही है, वो केवल जेडीयू के खिलाफ है, नीतीश कुमार के खिलाफ है, या फिर पूरे एनडीए के खिलाफ है, बीजेपी के भी खिलाफ है? हमने एग्जिट पोल में सवाल पूछा था, हमने जो सवाल पूछा लोगों से, वो सवाल यह था कि आप एनडीए की सरकार बनाना चाहेंगे तो क्यों चाहेंगे? तो लोगों ने कहा केंद्र सरकार के अच्छे काम के कारण 43%, मोदी जी के कारण 29%, फिर यह मजबूत सरकार के लिए 10%, और राज्य सरकार के कारण लोगों ने कहा मात्र 8%। यानी कि सीधे सीधे तौर पर राज्य सरकार के प्रति नाराजगी इस सवाल के जवाब में दिखाई दी। बिहार चुनाव का दूसरा एक्स फैक्टर, क्या युवा की वजह से तेजस्वी यादव को फायदा मिला? युवा वोटर की वजह से। एक्सिस माई इंडिया पोल में हमने जब लोगों से सवाल पूछा, उसमें उम्र के आधार पर जो आंकड़े सामने आए हैं वो ये बताते हैं कि 18 से 25 साल की उम्र के जो वोटर हैं, 34% एनडीए के पक्ष में गए, लेकिन 47% वो महागठबंधन के पक्ष में गए। 26 से 35 की उम्र के जो वोटर हैं, 36% एनडीए के पक्ष में गए, और 47% महागठबंधन के पक्ष में गए। 36 से 50 की उम्र के जो वोटर हैं, उसमें 42% महागठबंधन के पक्ष में गए, एनडीए के पक्ष में गए, और 41% महागठबंधन के पक्ष में गए। और जब 51 से 60 की उम्र के वोटर को आप देखते हैं, तो 45% एनडीए की तरफ और 40% महागठबंधन की तरफ। यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, वोटर का रुझान एनडीए की तरफ को बढ़ता जाता है। संबित पात्रा जी, पहली बात, सीधा सवाल कि जो रुझान अभी एग्जिट पोल के अनुमान दिखा रहे हैं, अगर वही नतीजों में तब्दील होते हैं, तो ये नाराजगी केवल बिहार की सरकार से है या पूरे एनडीए से है? केवल नीतीश कुमार से है या आपसे भी है? देखिए रोहित जी, व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूं कि प्रवक्ता को कभी भी 2 बार मार नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मैं प्रवक्ता के नाते बैठा हुआ हूं। मतलब आज एक बार एग्जिट पोल दिखा के आप मारेंगे, और कल उसके बाद नतीजे जब आएंगे तो उसके बाद चढ़ाई करेंगे। मुझे लगता है कि जहां तक नतीजों का सवाल है, नतीजा यही आने वाला। नहीं, आप ना ये नहीं मान रहा, उसी पर उत्तर दे रहा था कि आपने बीच में ये सवाल पूछ लिया। जब आपने ओपिनियन पोल में दिखाया था कि हम 147 सीट लेके आ रहे थे, उस समय भी हमने कहा था कि हम तो दमखम के साथ लड़ेंगे, और ठीक है, आपने ओपिनियन पोल दिखाया है, हमें विश्वास है। और आज भी हम कह रहे हैं, हमने दमखम के साथ चुनाव लड़ा है। और जहां तक कल के नतीजों का सवाल है, ठीक है, आपने अच्छे एग्जिट पोल किए हैं, कई चैनलों ने किए हैं, कहीं भिड़ंत दिखा रहे हैं, तो कहीं पर किसी को आगे किसी को पीछे दिखा रहे हैं। कुछ घंटों का ही विषय है, कुछ घंटों के बाद नतीजे आने चालू हो जाएंगे। तो अभी से मैं क्यों इस पर संशय व्यक्त करूं और क्यों मार खाना शुरू करूं? कल तक का इंतजार करते हैं। क्यों, हो सकता है कि मुस्कुराने का मौका भी मिले, ऐसा भी तो हो सकता है ना। फर्ज कीजिए यही नतीजे आते हैं, तब मैं अभी से फर्ज करके क्यों चलूं? देखिए, मैं ओपिनियन पोल भी देखा हुआ हूं, एग्जिट पोल भी देखा हुआ है। सबसे बड़ी बात, अभी आपने जिन प्रश्नों को लेकर जनता के सामने रखा है, उन प्रश्नों में मोदी जी के प्रति, केंद्र के कार्य के प्रति जिस प्रकार का रुझान जनता में है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है।
इसमें आपने यह भी दिखाया कि परिपक्वता, जैसे जैसे उम्र बढ़ते जा रही है, जो परिपक्व वोटर हैं वो चाहते हैं कि दोबारा जंगल राज ना आए, वो चाहते हैं कि कानून की व्यवस्था बनी रहे। और देखिए गणित भी कहता है, क्योंकि इससे पहले के 2 चुनावों को हम सबने बैठ की समीक्षा भी की है और देखा भी है, 2015 के विधानसभा के चुनाव को और 2019 के लोकसभा के चुनाव को। यदि आप जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत को जोड़ेंगे तो पाएंगे कि लगभग 40 से 45% का वोट शेयर हमारा रहा है। अमूमन हम 15 में 7 में नहीं लड़े थे, मगर फिर भी अगर जोड़ेंगे तो पाएंगे कि 40 के आसपास हमारा वोट प्रतिशत उस समय था। ठीक उसी प्रकार आरजेडी और कांग्रेस का जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं बेस्ट सिनेरियो 15 से 26% का बैठता है। अब इसमें कितना एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है और वो कितनी सीटों में तब्दील होती है पूरा ये समीकरण, ये कल मालूम पड़ेगा। थोड़ा इंतजार करने की आवश्यकता है। ओके, अभय दुबे, अगर यही एग्जिट पोल नतीजे में तब्दील होता है तो क्या मानेंगे, जनता नीतीश कुमार से नाराज थी या पूरे एनडीए से नाराज थी? देखिए, स्वाभाविक है पूरे एनडीए से ही नाराज थी और भारतीय जनता पार्टी ने कम कोशिशें नहीं की। प्रधानमंत्री जी ने 12 सभाएं की, जेपी नड्डा जी ने 22 सभाएं की, राजनाथ सिंह जी ने 24 की, तो आदित्यनाथ जी ने 19 सभाएं की। 956 कुल रोड शो और सभाएं भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न नेताओं ने किए। पूरा बिहार पटा हुआ था रोहित सरदाना जी। मैं बिहार में 1 माह रहा हूं नरेंद्र मोदी जी के पोस्टर से, और नीतीश बाबू का तो पोस्टर भी नहीं था उसमें। तो इनको आभास हो गया था कि सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा है। लेकिन बेरोजगारी और किसान 2 प्रमुख मुद्दे थे जो मुझे वहां पर जिसका आभास हुआ, और इन दोनों ही मुद्दों पर केंद्र सरकार से भी लोग बेहद नाराज हैं और राज्य की सरकार से तो है ही। जो तत्कालीन विषय थे, जैसे मजदूरों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, वो एक अलग विषय था। वो मोदी जी ने भी किया, मजदूरों को अनियोजित तरीके से लॉकडाउन किया और सड़कों पर दर-बदर ठोकरें खाने के लिए मजबूर किया। वही हाल नीतीश बाबू का भी रहा। लेकिन बुनियादी रूप से बिहार की जो दुर्गति की है दोनों ही सरकारों ने मिलकर की। मैं बार बार कहता रहा, प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी 1.25 लाख करोड़ रुपए के पैकेज कितना धरातल पर उतरा उसका हिसाब नहीं दिया। हमने जरूर दिया। नितिन गडकरी क्यों नहीं आए? क्योंकि जो 57,000 करोड़ रुपए उस पैकेज में सबसे बड़ा कंपोनेंट था, उसका जवाब देना पड़ता, क्योंकि सिर्फ 1560 करोड़ रुपए के काम उसमें आकार ले पाए। अमित शाह साहब नहीं आए। आप देखिए, अमित शाह साहब बंगाल में तो गए क्योंकि बंटवारा हो नहीं सकता था। इनकी यूएसपी है सिर्फ बंटवारा करके वोट हासिल करने की। राहुल गांधी तो गए थे। अगर तेजस्वी जीतते हैं तो उसका क्रेडिट राहुल गांधी को देंगे क्या, या तेजस्वी यादव को देंगे? बिहार की जनता को। खुद तेजस्वी यादव और राहुल ये गांधी तो सर आपने मतलब डिप्लोमेटिक जवाब दे दिया। अब ऐसे नहीं चलेगा ना, ये गलत बात है। सीधा बताइए ना, अगर तेजस्वी यादव जीतते हैं तो उसका क्रेडिट तेजस्वी यादव को देंगे कि राहुल गांधी को देंगे? स्वाभाविक रूप से महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव थे, तो तेजस्वी यादव लीड कर रहे थे। मगर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जितना प्रतिसाद राहुल गांधी जी को मिला, और दोनों, मैं तो कहता हूं कि दोनों युवराज ने मिलकर ये डबल इंजन की तथाकथित जो रेलगाड़ी थी उसको डिरेल कर दिया। ये बिहार के लोगों का नारा है। बोलिए संबित जी, जवाब दे दीजिए, उसके बाद आशुतोष जी और संगीत जी भी कुछ बोल रहे हैं। बोलिए। देखिए रोहित जी, अभी अंत करते करते अपने विषय को, यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि दोनों युवराजों ने मिलकर के डिरेल किया है। एक तो अपने मुख से मान रहे हैं कि युवराज है, दूसरा आपने भी जो आज अपने बुलेटिन का आरंभ किया और सुबह से जो न्यूज चल रही है, वो न्यूज क्या चल रहा है कि आज तेजस्वी जी ने किस प्रकार अपना बर्थडे मनाया। देखिए, बर्थडे का विश मैंने भी किया है, मगर आज तक मैंने नहीं सुना कि नरेंद्र मोदी जी ने या नीतीश कुमार जी ने बर्थडे बड़े हंगामे के साथ, बड़े धूमधाम के साथ मनाया हो। देखिए, ये सब चीजें छोटी लगती होंगी, मगर महत्वपूर्ण विषय है जिसको पॉइंट करना चाहिए। दूसरी बात, आज सुबह से न्यूज चल रहा है कि पिताजी भी लालू के, सर मैं आपके मैं देखो सर, रोहित जी मैं बीच में नहीं बोला था, मैं अनुशासन चाहता हूँ। धन्यवाद। देखिए रोहित जी, आज सुबह से ये डिबेट चल रहा है, आप लोग भी कि जन्मदिन कैसे मनाया। रोहित जी, मैं भी बीच में चिल्ला सकता हूं, जरा इनको समझाइए कि इस प्रकार से जंगल राज का अभी समय आया नहीं है। अभय जी सुन लीजिए, नतीजे आए नहीं है, ये जंगल राज शुरू कर रहे हैं। अभय जी सुन तो लीजिए, वो आपके बीच में कहां बोले, सुनते रहे ना आपको, एक एक करके बोल लीजिए। आप लोग तो रोज के आने वाले हैं, जानते हैं तौर तरीका क्या है। संबित जी पूरा कीजिए। जी देखिए, सुबह से आज न्यूज चल रहा है कि लालू के लाल सबसे युवा अवस्था में मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं, सबसे युवा मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं। बिल्कुल सही बात, आप लोग भी सही दिखा रहे हैं
कि एक ऐसा परिवार जिसमें पिताजी भी मुख्यमंत्री थे, माताजी भी मुख्यमंत्री थी, अब 31-32 साल का एक युवा मुख्यमंत्री बनेगा कि नहीं। देखिए यहां पर जितने भी बैठे हुए प्रवक्ता, इंक्लूडिंग यू, आप युवा हैं। अगर राहुल गांधी युवा है तो आप भी और मैं भी युवा हैं। देखिए ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि माताजी भी और पिताजी भी थे, राहुल गांधी जी का भी जो एंटाइटलमेंट है, ये ना कहें कि युवराजों ने मिलकर डिरेल कर दिया है। ये एंटाइटलमेंट हजम नहीं होता है, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं सविनय कहना चाहूंगा, देखिए आप यहां पर जो चीयर लीडर का काम कर रहे हैं, 15 से बेस्ट सिनेरियो में आपको 20 सीटें दिखाई जा रही है, बेस्ट सिनेरियो में। और ये जो चीयर लीडिंग है, आप सोचिए, ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसकी मुख्यमंत्री रही है इस भूमि पे। ये वो कांग्रेस पार्टी है जो सबसे बड़ी पार्टी रहती थी। वो कांग्रेस पार्टी आज जो मार्जिनलाइज्ड हो गई है, आज जो फ्रिंज पार्टी बन गई है, वो इस प्रकार दूसरे पार्टी के लिए चीयर लीडिंग कर रही है। आप अपने अस्तित्व के विषय में चिंता करिए। ठीक है अभय जी, क्या कांग्रेस चीयर लीडर की भूमिका में केवल? अरे अपने दामन की सियाही तो मिटा लो पहले, हम पे इल्जाम लगाने वालों। क्या हैसियत हो गई तुम्हारी? जो 2010 में 91 थे वो 53 पर आ गए और अभी 40 के अंदर आने वाले हो। 101 सीटें लड़कर कांग्रेस पार्टी तो 70 सीटें लड़ी संबित पात्रा जी, फिर भी 50 पर पहुंचेगी। याद रखना, ये पराभव प्रारंभ हो गया है समूचे देश में आप लोगों का। जो आपने किया है, अभी किसान बदला देंगे। अरे 0.08% का प्रोक्योरमेंट बिहार में। अभय जी एक सवाल है मेरा, जिस मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी है आपके पास, वहां के उपचुनाव का हाल देखा कि नहीं आपने एग्जिट पोल में? या उससे बचने के लिए बिहार चले गए थे आप 1 महीना कि कहीं अपने माथे ना आए? देखिए ये तो पार्टी जो दायित्व देती है, या वो कमलनाथ जी का निर्वहन, और बिहार की जीत आपके खाते में आएगी? नहीं, देखिए मैं आश्वस्त हूं मध्य प्रदेश के लिए। मध्य प्रदेश में जनता बनाम गद्दार चुनाव था। मध्य प्रदेश की जनता जीतेगी हर हाल में। रोहित सरदाना। अच्छा, बिहार में एग्जिट पोल ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश में गलत है? नहीं, बिहार अंतर है, बुनियादी अंतर है। देखिए बिहार में तो वेव साफ दिखाई दे रही थी और मध्य प्रदेश में भी। आप जमीन पर आएंगे, क्योंकि उपचुनाव में जिस प्रकार एग्जिट पोल किया जाता है आप देखते हैं, नॉर्मली सरकार की तरफ इंक्लाइंड होता है, लेकिन यह असामान्य चुनाव था, स्वयं कमलनाथ जी कह चुके हैं। ठीक है सर, ठीक है। आशुतोष फटाफट से, तेजस्वी यादव का बार बार ये असर्ट करना, इंसिस्ट करना, मैसेज कन्वे करना कि कोई हुड़दंगई नहीं होनी चाहिए, कोई उद्दंडता नहीं होनी चाहिए, कोई जुलूस नहीं निकाला जाना चाहिए, सड़कों पर ना आए कोई, जनता को डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, ये उनका डर बोल रहा है या उनके अंदर का एक नए किस्म का नेता बोल रहा है जो कि अपनी छवि को लेकर कॉन्शियस है? नहीं, देखिए मुझे लगता है अगर इस चुनाव के अंदर कोई एक नेता अगर उभर कर सामने आया है और 31 साल की उम्र में अगर किसी से आप ये उम्मीद करें कि वो बहुत मैच्योर तरीके से काम करे, तो मुझे लगता है कि भारत की राजनीति के लंबे समय के बाद इतनी कम उम्र में इतनी मैच्योरिटी दिखाने का काम किया है। और अगर उनको इस बात का एहसास है कि उनकी पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से हुड़दंगई कर सकते हैं, और इस तरीके का पास्ट भी आरजेडी का रहा है, अगर आरजेडी ये कहे कि उनका ऐसा पास्ट नहीं रहा है तो गलत होगा। उस संदर्भ में अगर वो कहते हैं कि आप हुड़दंगई मत करिए, तो मुझे लगता है कि ये न केवल अतीत से सीखने की ज़रूरत है, बल्कि वर्तमान में अपने आप को असर्ट करने की ज़रूरत है। और तीसरी बात ये कि भविष्य में पार्टी की छवि को लेकर चलना है। जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये मौका इतिहास में बहुत कम लोगों को मिलता है, इतनी कम उम्र में इतनी कामयाबी। अगर एग्जिट पोल सही होता है, और मुझे लगता है संबित पात्रा जी मान भी चुके हैं कि सही होता है, तो उनको आने वाले करीब कम से कम 40 साल राजनीति करनी है। अगर इस 5 साल में उन्होंने गंवा दिया तो आने वाला 40 साल उनका बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अगर उन्होंने कहा है तो मुझे लगता है कि इसका स्वागत होना चाहिए और इसकी तारीफ होनी चाहिए। संगीत जी फटाफट एक कमेंट, उसके बाद श्याम रजक से ही पूछते हैं ना क्यों कहना पड़ रहा है तेजस्वी को बार बार। देखिए रोहित जी, तेजस्वी यादव अपनी पार्टी के नेता हैं और बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि उनका कोर वोट बैंक क्या है और उस कोर वोट बैंक का स्वभाव कैसा है। आरजेडी के, जैसा कि आशुतोष जी पहले कहे हैं, जब पहले का शासन रहा है तब भी उस प्रकार की चीज़ें होती थी। एक नेता के ऊपर बदल जाने से आपका कार्यकर्ता नीचे अनुशासित हो जाए, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली बाकी जगहों पर तो आपको प्रदेश के निचले डिस्ट्रिक्ट में, प्रखंड में जो आपको काम कर रहे हैं लोग तो वही हैं, वो उनमें तो कोई बदला नहीं है। हाँ, थोड़े देर के लिए उनको ये पूरी, देखिए जब तक वो अपने पार्टी की प्रकृति को जानते हैं कि उनको पता है कि यदि जीत होती है तो हमारे लोग हुड़दंग करेंगे, उनको पता है कि यदि जीत होती है तो लाठी और बंदूक लेकर के वो सड़कों पर आ सकते हैं। ये बाकी पार्टियों को ऐसा नहीं कहना पड़ता है। यदि उनकी पार्टी को ये कहना पड़ता है तो ये हमें मानना चाहिए कि ये पार्टी का उनका स्वभाव है और उस स्वभाव को वो चाहते हैं कि कम से कम इसको कंट्रोल करके अभी कम से कम इसको इस प्रकार से नहीं दिखाया जाए। श्याम रजक, आखिर क्यों तेजस्वी यादव को बार बार कहना पड़ रहा है कि कंट्रोल में रहिए, कंट्रोल में रहिएगा?
फोन शायद संपर्क कट गया उनसे। शंभुनाथ जी, इसी पर एक कमेंट जल्दी से आपका। क्यों तेजस्वी यादव को बार बार ये कहना पड़ रहा है कि हुड़दंग ना हो, उद्दंडता ना हो, कंट्रोल में रहे, जनता को तकलीफ ना पहुंचे, क्यों कहना पड़ रहा है? इसलिए कि उनका इतिहास ऐसा रहा है और यह बात सही भी है। यदि तेजस्वी यादव जी यह कह रहे हैं कि लोग शांत रहें, हुड़दंग न करें, मैं उनका स्वागत करता हूं इस बात का। लेकिन सही मायने में उस पूरी पार्टी का जो चरित्र है वो पिछले 2-3 दिनों से, जब से मैंने कल से आप देख लें पटना की सड़कों पे किस तरह का एक माहौल, भय का माहौल पैदा कर दिया गया है। ऐसा लग रहा है मानो जैसे वो सरकार में आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि एनडीए की सरकार बननी तय है। लोग अभी से भयभीत हैं और मना रहे हैं कि किसी भी तरह से फिर वो दौर न बिहार में आ जाए। लेकिन उसके बावजूद अगर तेजस्वी यादव जी ने ये अपील की है, ये मुझे भी इम्प्रेस किया है, मैं इसके लिए उनका स्वागत करता हूं। मगर मैं पूरी तरह विश्वास से कह सकता हूं कि ये उनके इस अपील का उनके कार्यकर्ताओं पर कोई असर होने वाला नहीं है। जब लालू जी जैसे परिपक्व नेता का कंट्रोल अपने कार्यकर्ताओं पर नहीं था, तो अभी तेजस्वी जी युवा हैं, अभी पहली बार ये एमएलए बने हुए हैं, इनका अभी वैसा कोई अनुभव भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बिहार के लिए अत्यंत ही दुर्भाग्य की बात होगी कि अगर फिर से राजद की सरकार बनती है तो। ठीक है, श्याम रजक आपके पास आऊं, उसके पहले जरा दिखा देते हैं जंगलराज मुद्दा भी रहा कि नहीं रहा। चुनाव के मैदान में जब लोग उतरे, एग्जिट पोल के जो रुझान है, जो अनुमान है, उसके मुताबिक लोगों ने किस किस चीज को मुद्दा माना और किस मुद्दे के आधार पर जनता ने वोट दिया, उसमें विकास है सबसे आगे। 42% लोगों ने विकास के मुद्दे पर वोट डाला, 30% लोगों ने बेरोजगारी को मुद्दा माना और उसके आधार पर वोट डाला। 11% लोगों को लगता था कि महंगाई बड़ा मुद्दा है, उन्होंने उसके आधार पर अपना वोट कास्ट करना या वोट डालना तय किया। श्याम रजक, क्यों तेजस्वी यादव को बार बार यह कहना पड़ रहा है कि भाई हल्ला मत करना, हंगामा मत करना, उद्दंडता मत करना? जरा हम कहेंगे कि जरा पटना में आपके कैमरामैन को भेजिए और दिखलाइए। झूठ बोलने की काल्पनिक बातें को कहना जनता दल और एनडीए का काम शुरू से रहा है। झूठ बोल करके लोगों को भयभीत करने का काम। पटना के शहरों में देखिए, जाइए सड़कों पर, अपने कैमरामैन को कहिए कि जाकर के देखे कहां पर भय का वातावरण है। तो ये झूठ बोलते हैं, ये इनकी बात सुन के कह रहे हैं आप या अनुभव के आधार पे कह रहे हैं जो इतना समय लगा के इनके साथ? मैं शंभू जी से ज्यादा मैं सड़कों पर रहता हूं, मैं सड़कों का ही आदमी हूं, सड़क पर ही मैं अपने को काम करता हूं, सड़क पर ही रहता हूं, सड़क पर ही जीता हूं। मेरे से ज्यादा सड़क पर रहने का काम कोई नहीं जानता, इसके बारे में शंभू जी भी बताएंगे। लेकिन सड़कों पर कहीं कोई भय का वातावरण नहीं है। हम इसलिए कह रहे हैं, पूरा अस्पताल में निकाल दिया? नहीं, अस्पताल में चुनाव प्रचार में नहीं निकाला। मैं बात कर रहा हूं, अभी का बात कीजिए। अभी जो इन्होंने कह रहे थे कि भय का वातावरण है, कल भी कह रहे थे कि लोग पैकिंग कर रहे हैं, मेरे भी संपर्क हैं सबसे, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। और हम लोगों ने साफ इसलिए कहा है कि जनता ने जो मैंडेट देगी हमको, वो काम के लिए मैंडेट देगी। जश्न मनाना तो एनडीए का काम है, अपना जश्न मनाते रहे आज भर 24 घंटे के लिए। फिर कल से तो हमारा जब मैंडेट आएगा तो हम तो काम करेंगे। हमने जो जनता की अपेक्षाएं हैं, उस अपेक्षाओं पर हम खड़ा उतरने के लिए हम कार्य योजना बना रहे हैं और कार्य योजना के आधार पर काम कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता भी उसमें शरीक होंगे, हमारे नेता भी शरीक होंगे, हमारे दल के पदाधिकारी भी शरीक होंगे और हमारे तेजस्वी जी की नेतृत्व में महागठबंधन तमाम लोग काम करना चाहते हैं, काम करेंगे। हम लोग जश्न और उल्लास नहीं मनाने का काम करते हैं। ठीक है, जनता ने हमको काम करने के लिए वोट दिया। बहुत देर नहीं है, सुबह 6 बजे से कल आज तक पर कवरेज शुरू होगा और कैमरे सड़कों पर भी रहेंगे, दफ्तरों के बाहर भी रहेंगे, जहां जो परिस्थिति होगी। ठीक है रोहित जी, आपको कह रहा हूँ कि आज मैं आपके विरोध में नहीं कह रहा हूँ, मैं आपके समर्थन में कह रहा हूँ। आपने कहा कैमरा भेज दीजिए, मैं तो कह रहा हूँ कल सुबह से कैमरे लगातार लाइव होंगे और 6 बजे से आज तक पर कवरेज शुरू हो जाएगा। और जब कवरेज शुरू होगा तो एक एक वोट की जानकारी, एक एक सीट की जानकारी सबसे पहले आज तक आप तक पहुंचाने के लिए तैयारी कर चुका है। ये विधानसभा देखिए आप,
यहीं आज तक ने बना दी है दफ्तर में, और यहीं से पूरे आंकड़े आपको दिखाएंगे, एक एक सीट का हाल आप तक पहुंचाएंगे। और विश्लेषण के लिए सबसे बेहतरीन पैनल आज तक के साथ कल सुबह से मौजूद रहेगा। हम एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आ रहे हैं, 2 एक्स फैक्टर और वो भी आपको दिखाएंगे, उनके आंकड़े क्या कहते हैं। और साथ में सवाल यह भी होगा कि कांग्रेस को अपने विधायकों की चिंता क्यों सताने लगी। खबरें आ रही है कि होटलों में कमरे बुक कराए जा रहे हैं, क्यों? ब्रेक के बाद कल सुबह आएगा नतीजा, जीतेंगे चाचा या फिर जीत जाएगा भतीजा। एग्जिट पोल तो ये अनुमान दे रहे हैं कि आरजेडी की बल्ले बल्ले कल होने वाली है। हालांकि बीजेपी और एनडीए के नेता ये कह रहे हैं कि अभी नतीजा नहीं आया है, नतीजे तक इंतजार कर लेना चाहिए। लेकिन तेजस्वी खेमे में जश्न मनने लगा है। ये है एक्सिस माय इंडिया, इंडिया टुडे का एग्जिट पोल, जो ये कह रहा है कि तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन को 139 से 161 सीटें मिल सकती हैं, और नीतीश कुमार की अगुवाई वाला एनडीए 69 से 91 सीटों पर सिमट सकता है। और वोट शेयर दोनों के खाते में कितना कितना जा सकता है वो आपके सामने 44% महागठबंधन को और 39% नीतीश कुमार के खाते में जा सकता है। अगर यही अनुमान नतीजों में तब्दील होते हैं तो एक्स फैक्टर क्या चिराग पासवान ने जेडीयू को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया? एग्जिट पोल के आंकड़े इस बात को लेकर क्या गवाही देते हैं, जरा हम आपको दिखाते हैं ग्राफिक के जरिए। 135 सीटें थी कुल मिलाकर जिन पर एलजेपी ने अलग से अपने उम्मीदवार उतारे, और इसमें बड़ी संख्या ऐसी थी जहां एलजेपी और जेडीयू का आमने सामने मुकाबला था। और एग्जिट पोल यह अनुमान दे रहा है कि सीधे सीधे तौर पर वहां एलजेपी बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। भले ही 7% वोट के साथ वो खुद केवल 3 से 5 सीटें जीतने की स्थिति में आ रही हो, लेकिन उपजातियों के आधार पर अगर आप वोट प्रतिशत देखते हैं इस एग्जिट पोल का, तो पासवान वोट जो है वो 1/3 सीधे सीधे तौर पर वो जा रहा है एलजेपी के अलग खाते में, जो जा सकता था एनडीए के खाते में एक समय पर। यह स्थिति थी। और साथ ही साथ एक एक्स फैक्टर फटाफट आपको हम और दिखाते चले, इससे पहले कि हम इस पर चर्चा आगे बढ़ाएं। और दूसरा एक्स फैक्टर इस चुनाव का ये कि क्या प्रवासी मजदूरों के वोटरों ने असर डाला। तो ये जानने के लिए ये समझना जरूरी है कि 100 सीट ऐसी हैं जहां प्रवासी वोटर निर्णायक भूमिका में थे, और बेरोजगार प्रवासी मजदूर 35% एनडीए और 37% प्रवासी मजदूर एनडीए के पक्ष में, और देखिए महागठबंधन के पक्ष में 47 और 44%। संबित पात्रा, आपको लगता है कि प्रवासी मजदूरों के साथ जिस तरीके से डीलिंग होनी चाहिए थी, नीतीश कुमार का शुरू का रवैया, भले ही बाद में उन्होंने चावल बांटा, खाते में पैसा डाल दिया, रहने के लिए उन्होंने तंबू लगवा दिया, वो सब नुकसान कर गया क्योंकि शुरू में रवैया ठीक नहीं रहा? देखिए रोहित जी, इसमें 2 चीजें हैं। पहली बात तो है, आप भी मानेंगे और यहाँ जितने भी महानुभाव बैठे हुए हैं भिन्न भिन्न पार्टियों से, वो भी मानेंगे कि 15 वर्षों का एक एंटी इनकम्बेंसी तो हर जगह होता ही है। 15 वर्षों के एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी आज हम एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट कर रहे हैं। आज यहाँ पर स्पष्ट रूप से बातें सामने नहीं आ पा रही है। संशय का विषय है कि किसकी सरकार बनेगी। चलिए ठीक है, आपके एग्जिट पोल में आपने दिखाया है कि आरजेडी आ रही है, मगर फिर भी संशय है। ये अपने आप में दिखाता है कि नीतीश जी की सरकार ने और एनडीए ने इतने वर्षों में, 15 वर्षों में अच्छा काम किया है। जहां तक कोरोना का जो संकट था, ये एक क्षणिक संकट है, मगर संकट तो जरूर था। इसमें पूरे विश्व में अभी ट्रंप और बाइडेन का भी चुनाव आपने देखा, उसमें भी एक कोरोना का कंपोनेंट था, एक क्षणिक कंपोनेंट था। इस चुनाव में भी मेरा मानना है एक क्षणिक कंपोनेंट जरूर रहा होगा, एक टेम्पररी और ट्रांजिएंट कंपोनेंट जरूर रहा होगा। किस हद तक ये कंपोनेंट रहा है, ये मुझे लगता है जब कल नतीजे आएंगे, और जैसा कि आपने सीट डिवीजन किया है कि ये जो प्रवासी मजदूर है किन सीटों पे ज्यादा रहते हैं, उनके नतीजे आने के बाद हम स्पष्ट रूप से कह पाएंगे। मोदी जी की तरफ से पूरी तरह से बहुत अच्छे अरेंजमेंट किए गए। 80 करोड़ लोगों तक अनाज मुफ्त छठ पर्व तक पहुंचाया जाएगा। यह अपने आप में पूरे विश्व में कल्याण का एक कीर्तिमान स्थापित करता है। इसलिए कल के नतीजों के बाद मालूम पड़ेगा वाकई ये जो आप लोग कह रहे हैं कि प्रवासी मजदूरों का असर पड़ा है तो कितना पड़ा है, मैं इंतजार करना चाहूंगा। आपको लगता नहीं कि असर पड़ा होगा? देखिए रोहित जी, मैंने कहा नहीं, इसलिए आपने सुना है, मैंने कहा कि मैं कल तक इंतजार करना चाहूंगा।
मैं नहीं चाहता हूं कि आज का डिबेट तू मैं का डिबेट हो, क्योंकि आप भी अच्छे से सवाल पूछ रहे हैं। आपकी इतनी बड़ी टीम ने बहुत सारा होमवर्क किया है, तो उन्होंने भी एक यथार्थ का होमवर्क किया होगा। मैं उसको खारिज कर दूं ये उचित नहीं होगा। मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू कर दूं तो ये दुनिया देख लेगी। ओपिनियन पोल के दिन मैंने आपके ओपिनियन पोल को एक्सेप्ट किया था, इसलिए आज एग्जिट पोल को थू थू करके बैठ जाऊं ये उचित नहीं होगा। मगर जो भी मेरे एक लिमिटेड सोच के अंदर आया मैंने आपको बताया। ठीक है, बोलिए अभय दुबे, क्या बोल रहे हैं? देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल साइंस ने एक बड़ा अच्छा रिसर्च किया है, जो 20 अगस्त को ही उन्होंने अपना पब्लिश किया था, 20 जनवरी को कीजिएगा। उसने बताया कि 50% परिवार बिहार के ऐसे हैं जिनमें एक सदस्य पलायन के लिए बीते 15 वर्षों में मजबूर हुआ। और ये इंडिया टुडे का एक बड़ा खुलासा था कि नियोजित रूप से जो सुपर रिच थे हिंदुस्तान के, उनको 8 मार्च से 21 मार्च तक 102 चार्टर फाल्कन 2000 प्लेन से हिंदुस्तान बुलाया, लेकिन मजदूरों को सिर्फ 4 घंटे का समय दिया गया। आप बदहाली का स्तर यह था कि क्वारंटाइन सेंटर में मजदूर कह रहे थे कि हमें जानवरों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। वो जब भाग जाते थे तो नीतीश की पुलिस बर्बरता पूर्वक मार कर लाती थी और फिर भर्ती करा देती थी। आज तक की एक रिपोर्ट का खुलासा करता हूं कि पहले 3 माह में जो संबित पात्रा कह रहे हैं, सिर्फ बिहार के 12% मजदूरों तक वो मुफ्त भोजन पहुंच पाया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप आज तक की रिपोर्ट है। और मैंने जो अभी अध्ययन किया है उसमें कम से कम 35% लोगों को अब तक सिर्फ वो अनाज पहुंचा है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैंने मुफ्त में पहुंचा दिया। तो दरबदर की ठोकरें मजदूर ने खाई। और खासकर कोसी सीमांचल का जो एरिया है वहां पर बहुत अधिक मजदूर पलायन करते हैं। सर एक बात तो बताइए, बाढ़ से परेशान था आदमी, उसने आपको वोट दे दिया। बेरोजगारी से परेशान था आदमी, उसने आपको वोट दे दिया। प्रवासी मजदूर परेशान था, लॉकडाउन हुआ, उसने आपको वोट दे दिया। फिर भी आप होटलों में कमरे बुक करा रहे हैं कि हाय हमारे विधायक ना तोड़ ले कोई। नहीं देखिए रोहित जी, इतना डर क्यों है भाई? इस पर मैं नहीं, ये डर का प्रश्न नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रजातंत्र का रिटेल काउंटर खोल रखा है, ये पूरा देश जानता है। तो आपके विधायक बिकाऊ है क्या? हर जगह आप यही कर रहे हैं। टेप आया, उससे भी टेप आया, और यहाँ तो रिजल्ट नहीं, आप पहले कमरे बुक कराने लगे। नहीं, ये तो निराधार बातें हैं कि कमरे बुक कराने लगे और विधायकों को ले जा रहे। इतना प्रचंड बहुमत होगा कि ये कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। मैं कह रहा हूं कि जो एग्जिट पोल है उससे कहीं अधिक बड़ी संख्या में जीत कर आने वाला है महागठबंधन। इनकी कल्पना के बाहर है ये, इसलिए यहां बिहार में ये संभव नहीं है और पूरी तरह देश में एक्सपोज हो गए अब ये। हाँ, इस बात को मैं स्वीकारता हूं कि ये खरीद फरोख्त करने के लिए अभ्यस्त हैं। कमरे बुक नहीं करा रहे ना, मतलब नहीं, ये कमरे बुक कराने का प्रश्न ही क्या होता है? ठीक है, सबके घर हैं अपने वहां। हाँ ठीक है सर। संबित जी बोल लीजिए, फिर आशुतोष कुछ बोल रहे हैं और संगीत जी भी। रोहित जी 2 बातें हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि हमने रिटेल का काउंटर खोला हुआ है। रिटेल के काउंटर में हर जगह ये कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के एमपी क्यों पहुंच जाते हैं? देखिए, यही वो प्रवक्ता लोग थे कांग्रेस पार्टी के, इंक्लूडिंग राहुल गांधी एंड सोनिया गांधी, जिन्होंने कहा था राजस्थान में हमने रिटेल का काउंटर खोला हुआ था और एक एक विधायक को 30-30 करोड़ रुपए दे के खरीदा था। याद करिए, वो सच पराजित नहीं होता, परेशान हो सकता है। अब क्या हो गया जी, वो 30-30 करोड़ तो हमें लौटा भी नहीं रहे हैं। रिटेल के काउंटर से पैसा उठा के चले गए हैं, वापस भी नहीं कर रहे। नंबर 1। नंबर 2, देखिए सुपर रिच शब्द का इस्तेमाल इन्होंने किया है, इसलिए मैं थोड़ा इमोशनली इस पे एक पुट देना चाहूंगा। कौन है आज सुपर रिच? आप मुझे वो तस्वीर याद है, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू तेजस्वी जी, कल क्या होगा मुझे नहीं पता, मगर विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू तेजस्वी जी, वो तस्वीर मुझे याद है कि एक चार्टर्ड सर मैं आपको देखिए रोहित जी, ये बहुत गलत बात है, मैं बहुत ध्यान से सुनता हूं। रोहित जी प्लीज ये जंगल राज बंद कराइए, मैं एक बार सीरियस बात कर रहा हूँ। जंगल राज आपका था रोहित जिस पर वोट पड़ गए साहब। अबे जी एक-एक करके बोल लेते हैं ना। 8% एबडक्शन बढ़ गया। अबे जी एक-एक करके बोल लेते हैं ना। क्राइम बढ़ गया। अबे जी ठीक है, ये हो गया, चुनाव प्रचार खत्म हो गया। अब तो अगर सरकार आपकी आ रही है तो ये सारे आपके जिम्मे आएंगे आंकड़े, इनको दुरुस्त करना होगा आपको। ठीक है ना? संबित पात्रा बात करिए फटाफट खत्म, फिर आशुतोष जी कुछ बोल रहे हैं। देखिए, इन्होंने सुपर रिच की बात की और इन्होंने चार्टर्ड फ्लाइट की बात की। देखिए, मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, मगर वो तस्वीर में कभी नहीं भूल सकता हूं कि तेजस्वी यादव जी ने पिछले वर्ष का बर्थडे एक चार्टर्ड फ्लाइट के अंदर किस प्रकार मनाया था, एक परिवार किस प्रकार सुपर रिच बना है। मैं वो तस्वीर भी नहीं भूल सकता हूं कि जब तेजस्वी जी का जन्म हुआ था तो तेजस्वी जी को गोद में लेके लालू प्रसाद यादव जी और रबड़ी जी जहां खड़े थे, वो घर का तस्वीर, और उसके बाद आज कितने मॉल, कितना कुछ उनके पास है। देखिए, और आदरणीय लालू जी जिनके अंदर ये भी हम जानते हैं। क्या बात करते हैं संबित पात्रा जी, देखिए पूरे बिहार के चुनाव में। देखिए, मैं बिल्कुल चिल्लाना नहीं चाहता हूँ अभय जी, ये उचित व्यवहार नहीं है।
आपके बीच में मैं भी चिल्ला सकता हूं, मगर ये दुनिया देख रही है। मैं एक अलग विषय पे बोल रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए। तो बात देखिए रोहित जी, आपका जस्टिफिकेशन हो, क्यों करूं? मैं इसमें से कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा हूं। इसमें से जो भी मैं बोल रहा हूं ये तथ्य है, ये फोटो मौजूद है। सुपर देखिए रोहित जी, मैं बिल्कुल चिल्लाना नहीं चाहता हूं। रोहित जी, मैं रिक्वेस्ट करता हूं शांति से 2 मिनट रखा जाए, मैं बोलूं जी को क्या नहीं। आप शांति से बैठिए, 2 मिनट जरा बोल लूं। मैं चिल्लाना बिल्कुल नहीं चाहता हूं। ये आप लोग ऐसे दुर्व्यवहार क्यों करते हैं? आप तो 9वीं क्लास से ज्यादा पढ़े हुए हैं ना, आपने कुछ BA किया हुआ है जहां तक मैं जानता हूं। तो आप ऐसे नहीं, ये आप 5वीं क्लास के बच्चों की तरह बिहेव क्यों करते हैं भैया? मैं जहां तक जानता हूं आप तो ग्रेजुएट हैं, ये ग्रेजुएट की तरह बिहेव करिए ना। ये 5वीं 6वीं 9वीं क्लास की तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं? ये रोहित जी पहले बताइए, ग्रेजुएट है कि नहीं है, ये बताइए पहले। नर्सरी क्लास के बच्चे सारे राहुल गांधी की तरह ही हैं, बिल्कुल राहुल गांधी की तरह बिहेव करते हैं। आप तो 9वीं क्लास से ज्यादा पढ़े हुए हैं ना, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? अभय जी, संबित जी, इसीलिए आप ग्रेजुएट हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, सुनिए, एक काम करते हैं, बाद आप ऐसे हो रहे हैं। एक काम करते हैं, 30-30 सेकंड दोनों लेके अपनी अपनी बात खत्म कर लीजिए। संबित जी 30 सेकंड आपके, फिर अभय जी 30 सेकंड आपके। बोले संबित जी फटाफट। देखिए मैंने बिहार में अपनी पढ़ाई की है। बिहार की माटी में एक बहुत बड़ा वाइब्रेशन है, साधारण माटी नहीं है बिहार का माटी, और मैं दिल से कह रहा हूं ये बात। अरे जहां पाटलिपुत्र रहा, जहां चाणक्य रहे, जहां चंद्रगुप्त मौर्य रहे, जहां जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने दिग्दर्शन दिया है, पूरे राष्ट्र को दिग्दर्शन दिया है। मुझे किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहना है, सिर्फ हाथ जोड़ के मैं बिहार की जनता से अपील कर रहा हूं कि जो भी कल मुख्यमंत्री बने, बिहार को बिहार रहने देना है, एक प्रगतिशील राज्य बनाना है। जो इसका चरित्र रहा है, जो इसका मूल रहा है, इसके मूल को मिटाना नहीं है मेरे बंधुओं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं। ओके अभय जी 30 सेकंड बोलिए। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी एक बार पुनः विचार कीजिए, क्योंकि 30 सेकंड का बहुमूल्य समय दिया है। बिहार में किसानों की दुर्दशा बहुत दयनीय है। आपके ये 3 काले कानूनों के प्रहार से किसान देश का बर्बाद हो जाएगा। 0.08% आपने इस बार प्रोक्योरमेंट किया है प्रधानमंत्री जी। जो प्रोक्योरमेंट सेंटर थे वो नीतीश कुमार ने 9000 से लेकर 1617 कर दिए हैं। तो किसानों पर कृपा कीजिएगा, हम सरकार में आएंगे। अभय जी हो गए 30 सेकंड। लास्ट कमेंट फटाफट करेंगे, आप सहयोग करिएगा। लास्ट कमेंट, बिहार चुनाव के टेक अवे क्या होंगे, नतीजे के? नहीं, बिहार चुनाव का टेक अवे पहली बात तो ये कि अगर जो आपका एग्जिट पोल है, और अगर इस एग्जिट पोल बिल्कुल सही होता है, तो फिर एक बात मानना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार दोनों की जुगलबंदी जो है बिहार में फैल रही है, और बीजेपी और जेडीयू दोनों को बैठकर इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, क्यों 30 साल का लड़का जो है वो उनको हराने में कामयाब रहा। ठीक, देखिए मैं आशुतोष जी से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि ये यदि ऐसा होता है, आंकड़े आते हैं, आंकड़े 38% दोनों के भी ऐसे भी आंकड़े आ रहे हैं और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन यदि मान भी लेते हैं तो मूलतः ये चुनाव यदि होता है तो राज्य इकाई के खिलाफ ये चुनाव हो सकता है। नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता और उनकी पॉपुलैरिटी के ग्राफ में अभी वहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपकी बात से ये बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं ये बार बार कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं राज्य की इकाई को एंकर करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। वो चीज़ें बिहार के चुनाव में, बिहार की राज्य इकाई में थोड़ा कमी दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि जहां पहले नहीं बताया था बीजेपी को ये। देखिए, संघ का काम राजनीति में नहीं है आना है ना सर, संघ का काम सलाह तो है कि नहीं, पूछने पर जरूर दिया होगा जो लोग होंगे। कभी तो सच बोल दिया करिए। नहीं, संघ का काम राजनीति में नहीं है, नहीं, पूरी राजनीति कंट्रोल करते हैं। बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा ये कंट्रोल करते हैं, मंत्री बनेगा कौन ये कंट्रोल करते हैं। आप तो लाइन छोड़ दीजिए, आप तो सुनेंगे ही नहीं, मुझे मालूम है। आप ये लाइन छोड़ दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए, आप पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। अब मैं उसका तो कुछ मोदी जी स्वयं सेवक नहीं है। सुनिए, मेरी अपनी बात कह लेने दीजिए, समय हो रहा है खत्म। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये चुनाव जो है वो कोविड, अप्रवासी मजदूर, इन सारे मुद्दों को लेकर के जो राज्य इकाई है, ठीक है, उसके खिलाफ ही मतदान। चलिए सर, कल तय हो जाएगा और कल सुबह सबसे तेज नतीजे हम आपको दिखाएंगे। तब तक बहुत से ऐसे लोग हैं जो 2015 का एग्जिट पोल भी लेके बैठे और उसको देखकर प्रसन्न है, लेकिन 2015 से 2020 के बीच बहुत पानी बह गया है। कल सुबह फैसला होगा और 6 बजे से सबसे सटीक विश्लेषण और सबसे तेज नतीजे, सबसे बृहद कवरेज आज तक आपके लिए लेकर आएगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।